2 दिसंबर 2019 को मुंबई के माहिम बीच पर हर दिन की तरह लोग टहल रहे थे। तभी कुछ लोगों की नजर पास में पड़े एक सूटकेस पर जाती है। जब कुछ लोग उसके पास जाते हैं तो उन्हें उसमें से बदबू आ रही होती है। फौरन ही वो लोग पुलिस को इसके बारे में जानकारी देते हैं। और जब पुलिस इस सूटकेस को खोलती है तो वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक इंसान का कटा हुआ हाथ और एक पैर भी मौजूद था। और यह तो नॉर्मल सी बात है कि यह सब देखने के बाद तो हर कोई हैरान रह जाएगा। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि वह सूटकेस समुद्र की लहरों से बहता हुआ वहां किनारे पर आया था, जिसकी ना तो कोई पहचान थी और ना ही कोई सुराग। इसी कारण से पुलिस वालों के लिए यह केस एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। आखिरकार यह कैसे पता लगाया जाए कि यह व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति का यह हश्र किसने और क्यों किया है। लेकिन फिर जिस तरीके से पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करते हैं वह वाकई में काबिले तारीफ है। और जैसा कि पुलिस वालों ने उस सूटकेस को खोलकर देखा था तो उसमें एक हाथ एक पैर प्राप्त होता है। लेकिन सिर्फ इन चीजों से मृतक की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था। मगर उस सूटकेस में मात्र एक ऐसी चीज होती है जो इस पूरे केस को सॉल्व कर देती है। उस सूटकेस में कुछ कपड़े भी होते हैं और वह कपड़े इस तरीके से रखे गए थे ताकि उन अंगों से निकलने वाला खून उन्हीं में सिमट कर रह जाए और उस सूटकेस से बाहर न निकल सके। इसके बाद जब उन कपड़ों की तलाशी ली गई तो उनमें भी कुछ खास नहीं मिलता है। उन कपड़ों में एक पेंट, टी शर्ट और एक शर्ट थी। इसके बाद पुलिस वाले कुछ मछुआरों को बुलाकर उनसे कहते हैं कि तुमको इस समुंदर के अंदर जाकर ऐसे ही किसी सूटकेस को तलाश करना है, या फिर ऐसा कोई बैग भी हो सकता है। ऐसा इसीलिए किया जा रहा था कि हो सकता है वहीं कहीं आसपास ही उस व्यक्ति के बाकी के बॉडी पार्ट्स भी किसी सूटकेस या फिर बैग में मिल सकते थे। लेकिन बहुत मशक्कत करने के बाद भी उन मछुआरों के कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसके बाद पुलिस द्वारा उस सूटकेस को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिरकार यह घटना कब घटी थी। जांच करने के बाद पता चलता है कि यह घटना तो 5-6 दिन पहले ही घटी है, यानी कि यह घटना 26 या 27 नवंबर को घटी थी। साथ ही जांच के समय उसके हाथ के फिंगरप्रिंट को भी निकाल लिया जाता है, जिसकी फिंगरप्रिंट को क्रिमिनल के रिकॉर्ड से मैच करवाया जाता है। लेकिन फिर भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। अब क्राइम ब्रांच की टीम अपने तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। सबसे पहले सूटकेस की हर एक चीज की बारीकी से जांच की जाती है, क्योंकि सूटकेस के अलावा पुलिस के पास कोई भी सुराग या सबूत नहीं था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस सूटकेस में कुछ कपड़े भी थे और उन कपड़ों में एक शर्ट ऐसी भी थी जो सिलवाई गई थी, और उस शर्ट पर एक टैग भी लगा हुआ था जिस पर एल्वो मेंसवेयर लिखा था। और यही टैग इस केस को सॉल्व करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम एल्वो मेंसवेयर का पता लगाना शुरू करती है कि आखिर यह शॉप कहाँ है। और फिर थोड़ी ही जांच करने के बाद पुलिस को यह पता चल जाता है कि यह शॉप तो मुंबई के कुर्ला पश्चिम बेलग्रामी रोड पर मौजूद है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम बिना किसी देरी के शॉप पर पहुंच जाती है और फिर पुलिस उन्हें वो शर्ट दिखाकर उनसे पूछती है कि क्या यह शर्ट आपकी यहां से लाई गई है, क्योंकि टैग तो इस पर आपकी शॉप का ही लगा हुआ है। इसके बाद उस शॉप पर काम करने वाले टेलर ने कहा कि यह टैग तो हमारी शॉप का ही है, और अगर यह शर्ट हमारी शॉप पर से ली होगी तो इसका रिकॉर्ड भी हमारे पास जरूर होगा। इसके बाद उस टेलर ने एक बहुत बड़ी लिस्ट बुक निकाली जिसमें वह हर एक कस्टमर के कपड़े के सैंपल के साथ उसका नाम भी लिखकर रखता था। और कुछ देर ढूंढने के बाद पुलिस द्वारा दिखाई गई उस शर्ट से मैच होने वाला कपड़ा उस टेलर को मिल जाता है, और साथ ही वहां पर एक नाम भी लिखा हुआ था, और वह नाम था बेनेट रिबेलो। अब पुलिस को यह तो पता चल गया था कि जिस व्यक्ति ने यह शर्ट सिलवाई थी उसका नाम बेनेट रिबेलो था, लेकिन वहां से पुलिस को सिर्फ उसका नाम ही पता चल पाया था, क्योंकि उस टेलर ने ना तो उस व्यक्ति का फोन नंबर लिखा था और ना ही पता लिख कर रखा हुआ था। इसीलिए यहां से पुलिस के सामने एक और चैलेंज पड़ जाता है कि सिर्फ एक नाम के सहारे उस व्यक्ति को मुंबई जैसे शहर में कहां ढूंढे कि आखिरकार वह कौन था।
इसके बाद क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। उन्होंने सोचा था कि शायद हो सकता है उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपना कोई अकाउंट बनाया हुआ होगा और अपनी फोटो वगैरह पोस्ट की होगी, और यही सोचकर क्राइम ब्रांच टीम सोशल मीडिया पर अब उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर देते हैं। सबसे पहले फेसबुक का सहारा लिया गया और फेसबुक पर बेनेट रिबेलो नाम सर्च किया गया। और यह तो जाहिर सी बात है कि इस नाम से फेसबुक पर बहुत सारे व्यक्ति होंगे, और उनमें से वह व्यक्ति कौन हो सकता है। पुलिस के लिए यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सिर्फ उसका नाम ही पता था। इसके अलावा पुलिस वालों के पास और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी तलाश जारी रखती है और फिर एक एक करके उन सभी की प्रोफाइल को, यानी कि उस नाम के जितने भी व्यक्ति थे, उन सभी की प्रोफाइल की जांच करना शुरू करती है कि आखिरकार उन्होंने किस तरह की फोटो अपलोड की है। पुलिस उन सभी के डाटा को अच्छे से चेक करती है ताकि उन्हें कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे यह पता चल सके कि वह जिसको तलाश कर रहे हैं वह व्यक्ति उन्हीं में से कोई एक है। लेकिन दोस्तों, यह काम इतना भी आसान नहीं था जितना कि हम सभी को सुनने में लग रहा है। इस काम के लिए एक अलग से टीम बनाई गई थी। इस नाम से जितनी भी प्रोफाइल हैं, उन सभी की अच्छे से जांच की जाए। इसीलिए पूरी मेहनत और लगन से यह जांच करी जा रही थी। आखिरकार पुलिस की यह मेहनत रंग लाई। उन्हें एक ऐसा प्रोफाइल पेज मिल जाता है जिसके ऊपर उन्हें पूरा विश्वास था कि हो ना हो यह वही व्यक्ति है जिसको वो लोग तलाश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का हाथ उन्हें उस सूटकेस के अंदर मिला था, सेम उसी तरह का या फिर उससे मिलता जुलता हाथ उन्हें उस प्रोफाइल पेज में देखने को मिलता है। यानी कि उस व्यक्ति का हाथ भी उन्हें वैसा ही लग रहा था। इतना ही नहीं, जब उस व्यक्ति की प्रोफाइल को अच्छे से देखा गया तो पुलिस को एक ऐसी फोटो भी मिल जाती है जिसमें उसने वही कपड़े पहने हुए थे, जो कपड़े समुद्र के किनारे पर पड़े उस सूटकेस में पाए गए थे। और इससे यह तो कंफर्म हो गया था कि पुलिस जिसकी तलाश कर रही थी वह वही व्यक्ति है। थोड़ी और जांच करने पर पता चलता है कि वह एक म्यूजिशियन है जो कि गिटार, पियानो वगैरह बजाकर अपनी जीविका चलाता है। उसकी प्रोफाइल को और अच्छे से देखने पर एक और आईडी मिलती है जिसकी फोटो खींचकर उसने अपनी प्रोफाइल पर अपलोड की हुई थी, और उसी दूसरी आईडी के अंदर उसकी पूरी डिटेल दी गई थी, यानी उसके घर के एड्रेस से लेकर उसके फोन नंबर तक। उसके बाद पुलिस उस फोन नंबर पर कॉल करती है, लेकिन वह फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए अब पुलिस वाले बिना देरी किए उस आईडी में दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है। लेकिन जिस घर का पता उन्हें इतनी मेहनत करने के बाद मिला था, उस घर पर ताला लगा हुआ था। यह देखकर पुलिस वालों को फिर से निराश होना पड़ता है। लेकिन इसके बाद पुलिस वाले उनके पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं कि आखिर इस घर में रहने वाले लोग कहां चले गए, और साथ ही पुलिस वालों ने उस फेसबुक प्रोफाइल से जो फोटो निकाली थी, उस फोटो को दिखाते हुए उन पड़ोसियों से पूछते हैं कि क्या यह व्यक्ति यहीं पर ही रहता था। उस फोटो को देखने के बाद वह पड़ोसी बताते हैं कि हां, यह घर इन्हीं व्यक्ति का है और इनका नाम बेनेट रिबेलो है, लेकिन कुछ दिनों से वह लापता है। पड़ोसियों ने बताया कि उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम आराध्या पाटिल है, और वह भी पिछले कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। पड़ोस के लोगों ने कहा कि वह दोनों बाप और बेटी इसी घर में रहा करते थे। पड़ोसी कहते हैं कि इससे आगे की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन बेटी के बारे में सुनते ही पुलिस वालों को थोड़ा शक हुआ। उन्हें लगा कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि बाप के साथ साथ बेटी का भी यही हाल किया गया हो और उसकी लाश को भी इसी तरीके से कहीं और फेंक दिया गया हो। यानी यह मामला अब और भी ज्यादा उलझता जा रहा था। अभी तो सिर्फ सवाल पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन जवाब अभी एक भी नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद पुलिस वालों ने ताला तोड़कर उस घर की जांच करना ही सही समझा, और फिर ताला तोड़कर पुलिस वाले घर के अंदर चले गए। इसके बाद अच्छी तरीके से घर की छानबीन की जाती है, और छानबीन के दौरान पुलिस को एक नोटब मिलता है जिस पर लिखा था, आई एम ए बैड गर्ल। जिसने मुझे पनाह दी, मेरी परवरिश की, मैंने उसी को खत्म कर दिया। डैड, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, आई एम अ बैड गर्ल। और इन लिखी हुई लाइनों में पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था। जहां एक तरफ क्राइम ब्रांच वाले यह सोच रहे थे
कि शायद बेनेट रिबेलो की बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा जो उसके पिता के साथ हुआ है। लेकिन उस नोट में लिखी यह लाइनें पढ़कर साफ पता चल रहा था कि आराध्या बेनेट रिबेलो की अपनी बेटी नहीं है, क्योंकि अगर वह उनकी अपनी बेटी होती तो वह उस मैसेज में यह लाइन कभी नहीं लिखती कि जिसने मेरी परवरिश की और जिन्होंने मुझे पनाह दी, मैंने उन्हीं को खत्म कर दिया। और अब इससे यह तो साफ हो चुका था कि मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है, यानी कि बेनेट रिबेलो की गोद ली हुई बेटी ने ही उसके साथ यह दरिंदगी की थी। लेकिन अब यह जानना बहुत जरूरी था कि आराध्या ने यह सब क्यों किया था। लेकिन अभी तक आराध्या पकड़ी नहीं गई थी। इसके बाद पुलिस को आराध्या का नंबर भी उसके घर से मिल जाता है, और जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो वह नंबर बंद आ रहा था। लेकिन जब कुछ समय के लिए नंबर ऑन हुआ तो उस नंबर की लोकेशन घाटकोपर में दिखाई दे रही। इसके बाद पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है और उन्हें आराध्या पाटिल वहीं पर मिल जाती है। पुलिस वालों को देखकर आराध्या पाटिल थोड़ी घबराई जरूर थी, लेकिन फिर वह खुद को संभाल लेती है। और पुलिस वाले जब उससे यह सवाल करते हैं कि तुम अपने घर को छोड़कर यहां पर क्या कर रही हो और तुम्हारे पिता बेनेट रिबेलो कहां पर है, तो आराध्या ने बताया कि मेरे पिताजी यानी कि बेनेट रिबेलो म्यूजिक के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं और मैं घर पर अकेली नहीं रह सकती थी, इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ यहां पर रह रही हूं। लेकिन जब पुलिस वालों ने आराध्या को वह नोटबुक दिखाई जिसमें उसने आई एम अ बैड गर्ल और सॉरी वगैरह लिखा हुआ था, उसे देखते ही आराध्या समझ जाती है कि पुलिस वालों को सारी सच्चाई का पता चल चुका है और अब झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आराध्या ने खुद ही स्वीकार कर लिया था कि हां, मैंने ही अपने पिता को मौत के घाट उतारा है और उसकी लाश छिपाने के लिए मैंने ही उसे अलग अलग सूटकेस में डालकर समुद्र में फेंक दिया था। आराध्या पाटिल ने बताया कि उसके पिता ने यानी कि बेनेट रिबेलो ने उसे गोद लिया था, उसकी परवरिश भी की थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन आगे चलकर कुछ समय बाद एक दिन आराध्या की मुलाकात एक लड़के से होती है। उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। हालांकि उस लड़के की उम्र 16 साल ही थी और आराध्या उससे कई साल बड़ी थी। और फिर एक दिन आराध्या ने अपने उसी 16 साल के प्रेमी को यह बताया कि उसके पिता ने भले ही उसे गोद लिया है, लेकिन वो उसका शोषण करता है, उसके साथ संबंध बनाता है, जिससे वह बहुत परेशान हो चुकी है। यह बातें सुनकर आराध्या का 16 साल का प्रेमी गुस्से से पागल हो जाता है और वह आराध्या से कहता है कि तुम यह सब कैसे सहन कर रही हो? उसने तुम्हें बेटी बनाकर गोद लिया था, तो फिर वह तुम्हारे साथ यह सब कैसे कर सकता है? और तुम्हारे पिता को अब इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद 23 नवंबर 2019 को वह दोनों मिलकर पहली बार बेनेट रिबेलो को खत्म करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उसमें वह कामयाब नहीं होते हैं। फिर 26 नवंबर को जब बेनेट रिबेलो घर पर मौजूद नहीं थे, तो उस समय आराध्या का बॉयफ्रेंड उसके घर पर पहुंचा और वह दोनों इसी बारे में बातें कर रहे थे। और जैसे ही उसके पिता बेनेट रिबेलो घर पर आते हैं, तो आराध्या अपने पिता से झगड़ने लगती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? आपने एक अच्छे पिता की तरह मेरी परवरिश क्यों नहीं की? यह बातें सुनकर बेनेट रिबेलो अपना गिटार उठाता है और आराध्या के प्रेमी को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि बेनेट रिबेलो समझ गया था कि इसी लड़के ने आराध्या को भड़काया है, क्योंकि उस दिन से पहले तो आराध्या ने इस बारे में कभी कोई सवाल नहीं किया था। लेकिन जैसे ही रिबेलो उस लड़की को मारने के लिए दौड़ता है, तो पीछे से उसकी बेटी आराध्या ने उसके सर पर जोर से डंडा मारा और वह नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरते ही आराध्या ने उस डंडे से अपने पिता के ऊपर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिसकी वजह से बेनेट रिबेलो अपना होश खो बैठता है और फिर आराध्या पाटिल जल्दी से घर में रखी हुई कीटनाशक वाली स्प्रे की पूरी बोतल को उसके मुंह पर खाली कर डालती है। हालांकि उस समय भी बेनेट रिबेलो जिंदा था, लेकिन इसके बाद उन्होंने उसे चाकू से गोदकर उसे खत्म कर दिया। फिर वह दोनों से घसीटकर बाथरूम में ले गए और उसे बाथरूम में डाल दिया। बेनेट रिबेलो की लाश वहीं पर पड़ी रही। फिर अगले दिन वह दोनों बाजार से सूटकेस और चाकू खरीद कर लाते हैं। फिर बेनेट रिबेलो की लाश को चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, लेकिन जब चाकू से नहीं कट रहा था तो बार बार उस चाकू को गर्म करके काटा जा रहा था। और उसने यह भी बताया
उन्होंने उसकी हड्डियों को हथौड़े से तोड़ा था और फिर सूटकेस में भरकर वहां की मीठी नदी में फेंक दिया था। और फिर नदी से होकर वह बैग समुद्र में आया था और समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ वह सूटकेस मुंबई के माहिम बीच के किनारे पर पहुंच गया था। अगर उस सूटकेस के अंदर उन कपड़ों को नहीं डाला जाता तो शायद बेनेट रिबेलो की हत्या का यह राज राज ही बन करके रह जाता। क्योंकि आराध्या के प्रेमी की उम्र अभी 16 साल ही थी, इसलिए उसे जेल नहीं भेजा जा सकता था, तो उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, जबकि आराध्या बालिग हो चुकी थी, इसलिए उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें